बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम इमरान मुमताज़ ऑन यूट्यूब चैनल मैथ इन्वेंटर में आपको वेलकम करता हूँ। एफएससी हो, मैथ का पेपर हो और एमसीक्यूज़ हों और आप परेशान ना हों, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आपकी हर परेशानी का हल आज मैं लाया हूँ। आज हम सीखेंगे कि हम एमसीक्यूज़ को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं मिनिमम टाइम में और एक्यूरेट आंसर के साथ। और हम सीखेंगे कि हम ओल्ड पेपर्स के अंदर जो एमसीक्यूज़ आते हैं उनको किस किस तरीके से सॉल्व करते हैं और जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो किस किस तरह के होते हैं। तो अगर हम सबसे पहले स्टडी करना शुरू करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं, एफएससी का जो पेपर है, आपका इंटर का जो पेपर है 2000 फर्स्ट एनुअल 2022 बहावलपुर बोर्ड, उसका जो पहला एमसीक्यूज़ है वो एमसीक्यूज़ है आपके पास, इफ़ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स। तो एक्स की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है। तो देखिए जी, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, हमें क्या फाइंड करना है? हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्यों ना हम इस फंक्शन को इधर ले जाएं, तो यहां आ जाएगा साइन एक्स ओवर कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। साइन ओवर कॉस किसके बराबर होता है? tan x के, और इसका आंसर 1 आ गया। हमें x फाइंड करना है, हम यहां लिखेंगे tan इनवर्स माइनस 1, सॉरी tan इनवर्स 1। अब हमें ये देखना है कि किस वैल्यू के ऊपर जो आंसर है tan 1 इनवर्स 1 जो है वो क्या आता है, मतलब इसमें x जो है वो हमारे पास क्या आएगा। अब हम जानते हैं हमारे पास एक टेबल होता है, अगर हम वो टेबल देखें तो उसमें से आएगा कि अगर x की वैल्यू 45, अच्छा ये जो चीज़ है ये हम फाइंड कर सकते हैं किसके, ये हम कैलकुलेटर के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर में इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 45। और एक तरीका तो हुआ ये इसको सॉल्व करने का, और आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास 90, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 60, तीसरा 45 और चौथा ऑप्शन जो है वो आपके पास कौन सा है? वो है 30 वाला। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है 45 वाला, तो वो आपका करेक्ट आंसर है। एक तो मेथड ये हो गया, ये मैंने पूरा सॉल्व किया, उसके बाद मैंने इसको हल किया। दूसरा ऑप्शन कि अगर हम इसे सॉल्व नहीं करना चाहते और हम ये चाहते हैं कि इसको सॉल्व किए बिना ही हमें आंसर का पता चल जाए, तो इसका एक और तरीका भी होता है। इसके लिए हमारे पास एक वो टेबल होता है, वो टेबल हमें याद करना पड़ता है और वो हर सूरत में करना पड़ता है। कौन सा होता है टेबल? यहाँ हम एंगल देते हैं थीटा, मतलब कुछ भी जो एंगल होता है, यहाँ आपका होता है साइन, ये आपका हो जाएगा कॉस और ये आपका हो जाएगा टेन थीटा। 0, 30, 45, 60 और यहाँ आपका आ जाएगा 90 डिग्री। और इसकी यहाँ डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, ये वैल्यूज़ हमें अलग अलग जो है वो पहले यहाँ पुट करनी होती हैं और ये याद कर लेते हैं। वैसे इसका एक अलग से टेबल बनाने का एक मेथड भी होता है, उसके थ्रू हम इसका मेथड कर सकते हैं। यहाँ 0 आता है, यहाँ 1/2 आएगा, यहाँ 1/√2 आता है, यहाँ आपका √3/2 आएगा और ये आपका क्या आ जाएगा, सॉरी साइन 0 क्या होता है आपका 0 और यहाँ आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1, यहाँ पे √3/2 और यहाँ पे 1/√2 और ये आपका क्या आ जाएगा 1/2 और यहाँ आपका क्या आ गया, यहाँ आपका 0 आ गया। यहाँ आंसर 0, ये 1/√3, यहाँ अगर देखें तो 1 और यहाँ अगर आप देखें तो √3 और यहाँ आपका इन्फिनिटी होता है। ये एक टेबल भी होता है लेकिन ये याद करना पड़ता है। अगर आप याद नहीं करना चाहते हैं, इसका बनाने का एक मेथड होता है, उस मेथड के थ्रू जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट होने से पहले आप ये टेबल जो है वो आपको जो आंसर शीट मिलती है उसके ऊपर ये बना लें, ताकि आपको ये पूरे पेपर के दौरान ये हेल्प करता रहे। अच्छा, आप यहाँ से देखें कौन सी वैल्यू ऐसी है जिसकी ऐसी है जिसके ऊपर साइन की और कॉस की वैल्यू जो है वो सेम आती है। अगर आप यहाँ देखें तो 1/√2 1/√2, मतलब अगर साइन 45 लें तब भी 1/√2 आता है, कॉस 45 लें तब भी क्या आते हैं 1/√2 आता है। दोनों पे आपका आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसका मतलब फिर एंगल क्या होगा? 45 होगा, तो 45 के ऊपर। ये भी एक तरीका है, लेकिन इसके लिए आपको इस टेबल का याद होना ज़रूरी है। अगर ये टेबल आपको नहीं आता तो फिर आप ये वाला मेथड यूज़ कर लें। ये यहाँ आने के बाद आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, तब भी आपका आंसर जो है वो एकदम करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास 2 tan इनवर्स ऑफ a। इसके आगे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका tan इनवर्स 2a ओवर 1 प्लस a स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 2a ओवर 1 माइनस tan इनवर्स 2a ओवर 1 माइनस a स्क्वायर।
ऑप्शन नंबर 3 है आपके पास a ओवर tan इनवर्स a ओवर 1 प्लस a स्केयर, और ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास a tan इनवर्स a ओवर 1 माइनस a स्केयर। अच्छा पहले ये समझते हैं ये बेसिकली है क्या चीज़। ये लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स a, ये फार्मूला है जो हमें फाइंड करना है, जिसका आंसर हमें फाइंड करना है। अच्छा इसके लिए पहले जो चीज़ चाहिए ना हमें, वो देखो असल फार्मूला क्या होता है। असल फार्मूला होता है आपके पास tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस a b। अब अगर आप a की जगह पे या b की जगह पे a लिख दें, दोनों इक्वल कर दें कि दोनों एंगल्स हैं वो आपके सेम है, बेसिकली ये एंगल्स हैं, हम यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स a इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस a ओवर 1 माइनस a डॉट a। तो क्या हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 2a ओवर 1 माइनस a स्क्वायर। तो जो भी इसका करेक्ट आंसर होगा वही माना जाएगा। अब 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके पास माइनस के साथ है और प्लस के साथ है, ऑप्शन नंबर 2 माइनस के साथ है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर 2 हुआ, tan इनवर्स 2a ओवर 1 माइनस a स्क्वायर। ये इस तरह भी आ सकता है, ये tan इनवर्स के साथ है। और एक होता है आपके पास tan a प्लस tan b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। ये इन्वर्स के साथ है, ये इस इन्वर्स के बिना है। कुछ बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें यहाँ ये वाला फार्मूला लगाना है या ये वाला, क्योंकि हम अमूमन ज़्यादातर ये पढ़ते हैं, लेकिन ये वाला भी आ जाता है और ये वाला भी, दोनों ही आपके हो सकते हैं। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। अगर इन्वर्स में आएगा तो फिर ये वाली फॉर्म बनेगी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी, ये वाली फॉर्म बनेगी। अगर इन्वर्स के बिना आता है, इन्वर्स फंक्शन नहीं है आपका, tan फंक्शन है सिर्फ, तो फिर आपका आंसर कुछ इस तरह का आएगा जिस तरह मैंने ये लिखा। और इसमें भी एक होता है कि अगर आप a और b दोनों को सेम रख लेते हैं, मतलब a इज इक्वल टू b आ जाता है, a इज इक्वल टू आपका b आ गया, तो अब आपके पास आंसर आएगा। मैं डायरेक्ट सिर्फ उसका जो है वो फॉर्म ही लिखूंगा। अच्छा इसमें भी अगर देखिए तो ये यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम 2 tan इनवर्स a, मतलब जो फॉर्म यहाँ दी हुई थी वो वाली। अच्छा इसमें क्या आ जाएगा, tan a प्लस tan a इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा आपका tan a प्लस tan a डिवाइडिंग बाय 1 माइनस tan a, और यहाँ आ जाएगा आपका tan a। फाइनल फॉर्म क्या बन जाएगी, 2 tan a इज इक्वल टू 2 टाइम tan a ओवर 1 माइनस tan a का स्क्वायर या tan स्क्वायर a की बात होगी। तो ये वाली फॉर्म जो है वो आपकी बन जाएगी। अगर इन्वर्स में आएगा तो फिर ये वाला, अगर इन्वर्स ये वाली जो फॉर्म है, अगर इन्वर्स में नहीं है, फंक्शन है, तो फिर फॉर्म कुछ इस तरह की बनेगी। ये आपस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बस ध्यान में रखना है आपने। तो ये अब 2012 में 22 में आया, ये नेक्स्ट कभी आ सकता है इस तरह का एमसीक्यू, उसके लिए मैंने आपको बताया कि इस तरह का जो आंसर है वो आपके पास आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, इफ r इज इक्वल टू 90, और ये कभी कभी ये दो तरह से आता है, कभी ये r इज इक्वल टू 90 के साथ और कभी गैमा इज इक्वल टू 90 के साथ। r इज इक्वल टू 90 और गैमा इज इक्वल टू 90, देन यूजली ट्राइंगल्स के लिए कौन सा एक्सप्रेशन है वो यूज़ किया जाता है, मतलब r इज इक्वल टू 90 या फिर गैमा इज इक्वल टू 90। अच्छा इसके लिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाई, ये आपके पास a है, इसको हम b लिखेंगे, इसको c लिखेंगे। अच्छा इसको हम a b c की बजाय हम r x और y के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते, ये वाला x होता है, ये x और y के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम यहाँ पे एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि इसको जो है वो हम r लिखें, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल r है, ये वाला क्या हो जाएगा, ये c है, ये आपका अल्फा हो जाता है, ये वाला आपका क्या आ जाता है, बीटा आ जाता है। ये यहाँ r या फिर गैमा, ये दोनों लिखे जाते हैं, r भी गैमा भी। अच्छा इसके ये वाला स्मॉल c, ये वाला स्मॉल a, और ये वाला क्या आ जाता है आपके पास, स्मॉल b आ जाता है। इसको अल्फा बीटा या फिर r लिखते हैं, या फिर इसको अमूमन गैमा लिखते हैं। इसके लिए हम अगर देखें तो हम पाइथागोरियन थ्योरम लेते हैं। वो क्या होता है, वो होता है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर ये फॉर्म हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर।
मतलब इसमें जो हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस जो है वो बेस का आपका स्क्वायर आ जाए। ये पैथागोरियन थ्योरम कहते हैं, इसको पैथागोरस थ्योरम कहते हैं, उर्दू में इसको मसला फिसागोरस भी कहा जाता है कि वो वाला है। अब आपके पास यहाँ ऊपर 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर सी है आपके पास सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। बेसिकली इसको अगर लिखना चाहें तो हम एक और फॉर्म भी होती है, वो क्या होती है? वो होती है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस जो है वो आपका बेस का स्क्वायर। ये वाला हाइपोटेन्यूस होता है, इसका स्क्वायर और प्लस जो है वो आपका क्या हो जाएगा? बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर। तो ये वाली जो भी फॉर्म आए, आपने सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि पैथागोरियन थ्योरम जब भी लगता है वो उसमें आपका जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर आपका यहाँ ये परपेंडिकुलर होता है, ये वाला सॉरी ये वाला आपका हाइपोटेन्यूस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। पहले हाइपोटेन्यूस फिर आपका परपेंडिकुलर और फिर बेस, इन दोनों को हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ये जो सी है ये आपका हमेशा ये रहेगा। यहाँ आता है अल्फा बीटा और गैमा, या फिर हम इसको लिखते हैं यहाँ हम लिखते हैं अल्फा बीटा और ये वाला एंगल जो है वो आपका आर लिखा जाता है। ये आर के साथ भी रिप्रेजेंट होता है, ये गैमा के साथ भी रिप्रेजेंट होता है, कि दोनों तरह से रिप्रेजेंट हो सकता है। आप जिस तरह भी आपका आंसर है, आपने सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसी के तहत आपने जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4 है कि रेडियस ऑफ अस्क्राइब सर्कल या इन सर्कल क्या होता है। अच्छा बच्चा, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये 3 होते हैं। एक होता है इन स्क्राइब सर्कल या इन सर्कल, दूसरा होता है सर्कम सर्कल और तीसरा होता है ये अस्क्राइब सर्कल। अब ये तीनों पहले पता होना चाहिए कि तीनों बेसिकली होते क्या हैं। तो पहली बात कि अगर ऐसा सर्कल जो किसी भी ट्रायंगल ऐसा सर्कल जो किसी भी ट्रायंगल के जो साइड्स हैं उनको इंटरनली टच करे, उसको हम अस्क्राइब सर्कल, इनस्क्राइब सर्कल या इन सर्कल बोलते हैं। ऐसा सर्कल जो किसी भी ट्रायंगल के वर्टिसेस में से पास करे, वर्टिसेस में से पास करे, उसको सर्कम सर्कल कहते हैं। और ऐसा सर्कल जो किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड्स को इंटरनली और एक को एक्सटर्नली, मतलब ये एक ट्रायंगल है लेकिन ये बड़ी हुई होनी चाहिए। ये जैसे ये मैंने ये बनाया कि यहाँ से ये वाली क्या होनी चाहिए, ये बड़ी हुई हो। तो इस सर्कल को हम क्या बोलते हैं? इस सर्कल को हम बोलते हैं अस्क्राइब सर्कल। इसका जो रेडियस होता है इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ रेडियस आपके 3 होते हैं, एक होता है R1, दूसरा होता है आपका R2 और तीसरा होता है आपका R3। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है A डेल्टा ओवर एस, डेल्टा ओवर एस। इसकी होती है ABC ओवर 4 टाइम डेल्टा, और इसकी होती है आपके पास डेल्टा ओवर एस माइनस ए, डेल्टा ओवर एस माइनस बी और डेल्टा ओवर एस माइनस सी। मतलब तीनों साइड्स आप अलग अलग बना सकते हैं। तो इसमें से आप देखें तो उसने क्या पूछा हुआ है, उसने पूछा हुआ है द रेडियस ऑफ अस्क्राइब सर्कल इज इक्वल टू, उसने सिर्फ डेल्टा ओवर एस लिखा हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डेल्टा ओवर एस। अगर वो रेडियस ऑफ सर्कम सेंटर पूछता है, सर्कम सर्कल पूछेगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो कैपिटल आर से होता है, वो बराबर होता है ABC ओवर 4 टाइम डेल्टा। और अगर वो रेडियस ऑफ अस्क्राइब सर्कल, फिर वो 3 तरह से होते हैं, R1, R2 या R3। यहाँ आपके पास डेल्टा ओवर एस माइनस ए आएगा या एस माइनस बी आएगा या फिर डेल्टा ओवर एस माइनस सी आएगा। तो तीनों फॉर्म्स में से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ काउंट हो जाएगा। तो यहाँ रेडियस ऑफ इनस्क्राइब सर्कल या इन सर्कल है, तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा ओवर एस हो जाएगा। तो ये डेल्टा ओवर एस इज योर करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 5 है द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू कॉट एक्स। y इज इक्वल टू कॉट एक्स, इसकी रेंज हमें फाइंड करनी होती है। हर फंक्शन, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसकी डोमेन भी होती है और रेंज भी होती है। ये आपकी बुक के ऊपर एक पेज है जिसके ऊपर हर फंक्शन की डोमेन और हर फंक्शन की जो रेंज है वो वहाँ लिखी हुई है। जो कॉट फंक्शन है इसकी जो रेंज होती है वो होती है y इज़ लेस देन
माइनस इन्फिनिटी से और कहाँ तक होता है ये प्लस इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब ये कि इसका जो आंसर है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी जो है वो नंबर आ सकता है। अभी यहाँ पे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ रेंज पूछी है, लेकिन आपके एमसीक्यूज के अंदर वो डोमेन भी पूछ सकता है, रेंज भी पूछ सकता है। यहाँ सिर्फ उसने फंक्शन जो है वो कॉट लिखा हुआ है, वो आपके पास फंक्शन जो है वो साइन भी आ सकता है, कॉस भी आ सकता है, कोसिकेंट भी आ सकता है, टेन भी आ सकता है, और कॉट का यहाँ तस्करा किया हुआ है। अगर इसकी हम डोमेन की बात करें, ये इसकी रेंज लिखी है, तो अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन में x लेस देन इन्फिनिटी, लेकिन साथ एक और वैल्यू आएगी कि x इज नॉट इक्वल टू n पाई, मतलब ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी जो मर्जी वैल्यू हो, ये उसकी डोमेन होगी, ये उसकी रेंज होगी। अभी फिलहाल का जो क्वेश्चन है वो हमें बताना है कि इसकी जो है वो रेंज क्या है। तो रेंज में ये वाला आंसर जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। जो भी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा आप उस पर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, तो यही आपका करेक्ट आंसर जो है वो माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है cos 315। अच्छा बेटा, एक बात यहाँ ध्यान माइंड में रखिएगा कि हमारे पास डायरेक्टली cos 315 की वैल्यू यहाँ तो आप कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल नहीं है या आपको अलाउ नहीं है, उसके बिना अगर आपको सॉल्व करना है, उसके लिए हमें एक टेबल जो है वो याद करना पड़ता है। उसका एक तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो तरीका क्या है, किस तरीके के तहत आप वो टेबल बना सकते हैं। पहले वो टेबल भी साथ साथ बता देता हूँ, सिखा भी देता हूँ, और साथ साथ बना के भी दिखा दूंगा आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 0, बल्कि यहाँ हम लिखेंगे कि थीटा, हम यहाँ एंगल्स लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 0, तरतीब हमने चेंज नहीं करनी। उसके बाद हमने लिखना है 0 के बाद आपका आ जाएगा 30, फिर आपका आ जाएगा 45, और फिर आपका आ जाएगा 60, और एट द एंड आपने लिखना है 90। यहाँ तरतीब सेम रखनी है। सबसे पहले हम यहाँ साइन थीटा लिखेंगे, यहाँ पे आप कॉस थीटा लिखेंगे, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टेन थीटा लिखेंगे। साइन, कॉस और टेन आ जाएगा। यहाँ काउंटिंग लिखनी होती है, जैसे कि 0 1 2 3 और ये 4, तो इसको डिवाइडिंग बाय 4 कर दें। डिवाइडिंग बाय 4 कर दिया, डिवाइडिंग बाय 4 कर दिया, डिवाइडिंग बाय 4 कर दिया, और डिवाइडिंग बाय 4। अब इसका हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट, इसका भी हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, 0। इसका आंसर क्या आएगा, 1/2। इसका क्या आएगा, 1/√2। इसका क्या आएगा, √3/2। इसका क्या आएगा आपके पास 1। अब आपने उल्टा शुरू कर देना है, यहाँ 1 आ जाएगा, ये √3/2 आ जाएगा, ये 1/√2 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, 0। यहाँ होता है tan बराबर होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। मतलब साइन, इन दोनों को आप जब डिवाइड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, 0। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/√3। इनको डिवाइड करेंगे तो 1, इनको करेंगे तो √3, इसका करेंगे तो इन्फिनिटी। तो ये मतलब आपके पास एक टेबल जनरेट हो गया। अब इस टेबल का इसके साथ क्या लिंक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसका आंसर उसके साथ कैसे मैच करेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएगा, फर्ज किया ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 315 आपके पास 315 आ गया। यहाँ ये तो 315 है, वैसे 315 के अलावा और कोई भी वैल्यू जो है वो आपके पास आ सकती है। अच्छा, अगर यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 315 आ गया, हमने इसको क्या करना है, सबसे पहले 315 को अंदर रखना है और 90 पे आपने डिवाइड कर देना है। क्यों करना है इसकी रीज़न मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। 9 3 27 और ये यहाँ 5 आ गया, और यहाँ आप करेंगे तो ये 11 में से 7 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 445 हो गया। इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे cos 3 × 90 और प्लस क्या आ जाएगा, 45 आ गया। ठीक हो गया जी, 390 + 45। मतलब आपने ये वाली फॉर्म बनानी होती है। ये फॉर्म आपके हर एक क्वेश्चन में एप्लीकेबल है। आप जो मर्जी क्वेश्चन बनाएंगे, जिस मर्जी क्वेश्चन के अंदर आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, चाहे कितनी बड़ी वैल्यू हो, चाहे कितनी छोटी वैल्यू हो, वो सारी वैल्यूज़ इसकी मदद से और इस टेबल की मदद से आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब एक तरीका होता है कि अगर यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे दो बातें होती हैं।
अगर यहाँ पे एक इवन नंबर आए, इवन का मतलब क्या होता है कि आपका 4 जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो नो चेंज, कोई किसी किस्म का चेंज जो है वो आपका नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ऑड नंबर आ जाता है, ऑड लाइक 1, 3, 5, 7 या गोस टू सो ऑन, कोई और नंबर आपके पास आ जाता है, तो आपने चेंज करना होता है साइन थीटा को कॉस थीटा में और कॉस थीटा को साइन में, इसी तरह टेन थीटा को कॉट में और कॉट थीटा को आपने किस में कन्वर्ट करना है, टेन में। और इसी तरह अगर आपके पास कोसिकेंड आ जाता है, इसको कन्वर्ट करेंगे आप सीकेंड के अंदर और सीकेंड कन्वर्ट करेंगे आप कोसिकेंड के अंदर। ये दो बातें होगी। अच्छा, अब इसका मतलब अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास cos 3, अब इसको हम 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ऑड है। अब इसको चेंज करेंगे, अब cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos कन्वर्ट हो जाएगा आपका साइन में, साइन 45। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे हमने एक साइन लगाना होता है, वो प्लस का या माइनस का, वो भी ध्यान रखना होता है। मतलब पहले हमने कन्वर्ट करना है, फिर हमने यहाँ प्लस या माइनस का साइन लगाना है। वो हमने कैसे लगाना है, उसके लिए एक तरीका होता है कि आपने ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इसका मतलब यहाँ आल, यहाँ साइन, यहाँ टेन और यहाँ क्या होता है कॉट। ये यहाँ सारे के सारे पॉजिटिव, यहाँ साइन और कोसिकेंड पॉजिटिव, यहाँ टेन और कॉट जो है वो पॉजिटिव, यहाँ कॉस और सीकेंड जो है ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ देखें 3 दफ़ा 90, मतलब एक दफ़ा ये 90, 2 दफ़ा और ये 3 दफ़ा, 3 टाइम 90 प्लस 45, मतलब 315 किस क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू इसकी नहीं देखनी, पीछे वाले फंक्शन की देखनी होती है। कॉस की वैल्यू, कॉस यहाँ पे पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये हम यहाँ पे कौन सा साइन लगाएंगे, पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। मतलब जो आपके पास कॉस 315 था, अब किस में कन्वर्ट हो गया, साइन 45, मतलब साइन 45 की वैल्यू और कॉस 315 की वैल्यू सेम आएगी। और साइन 45 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको, ये देखो साइन और ये 45, कितना आंसर है 1/√2, तो आपका करेक्ट आंसर है 1/√2 आपका करेक्ट आंसर। मतलब cos 315 इज इक्वल टू साइन 45 एंड साइन 45 की वैल्यू हमने यहाँ से ली और इसका आ गया 1/√2। ये एक मेथड है, इस मेथड को अगर आप सीख लेंगे तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आपका बड़ी आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा, उसमें आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल जो है वो आपको नहीं आएगी। MCQ 7 है आपके पास, 1 प्लस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स प्लस 1 ऊपर है आपका साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स, और हमें इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर, इसको अब ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज के अंदर, हमें इसे सॉल्व करना होता है। इसको हमें सॉल्व करना होता है या तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के साथ या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ, इन्हीं दो के साथ ये सॉल्व हो जाता है। इसमें सबसे पहले हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करवा दें, 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अच्छा, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू 1, और 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ क्या आ जाएगा साइन एक्स और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो हम क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स डिवाइडिंग बाय साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस एक्स डिवाइडिंग बाय साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 कॉस एक्स ओवर साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। अब 2 कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। अब ये आपस में कैंसिल हो गए, ये आ गया 2 ओवर साइन एक्स, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 2 और साइन को उलट क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंड एक्स। ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन में देखिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा उस पर टिक लगा दें, तो ये वाला जो है वो आपका करेक्ट।
ये वाला भी ऑप्शन में आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे ये वाला दिया गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नंबर 8 है आपके पास, द मिडिल टर्म ऑफ 1 + 2x की पावर 6। अब हमें सिर्फ उसकी बतानी है कि मिडिल टर्म्स 1 है, 2 है, 3 है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है, कौन सी टर्म उसकी मिडिल टर्म है। हमें ये नहीं बताना उस टर्म, वो टर्म की जो वैल्यू है वो क्या, वैल्यू नहीं बतानी है हमें, सिर्फ हमें बतानी है कि वो टर्म पहली होगी, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म या पांचवी टर्म या छठी या सातवीं, कौन सी टर्म्स है इसकी मिडिल टर्म्स होगी। उसके लिए क्या फार्मूला होता है, इसके लिए ये जो पावर है, इस पावर के ऊपर अगर पावर n, इसको हम n लिख लेते हैं, पावर को हम क्या लिख लेते हैं, n। अगर n जो है वो इवन है, n क्या है, इवन, n इज इवन, तो फार्मूला होता है n/2 + 1। यही आपका जो फाइनल, मतलब इसमें से हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। और अगर n जो है वो आपका ऑड हो, n इज ऑड, तो तब फार्मूला होता है n + 1/2 और दूसरा होता है n + 3/2। तो यहाँ पे n क्या है आपके पास, इवन है, तो यहाँ हम लिखेंगे 6/2 + 1, यहाँ कितना आ जाएगा 3 + 1, तो कौन सी टर्म आ गई आपकी आ गई फोर्थ टर्म। लेकिन अगर यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 6 का अगर 7 लिखा होता, फिर हम लिखते यहाँ पे 7 + 1/2, 7 + 3/2 और 8/2, यहाँ कितना आ जाएगा 7 8 10/2, ये आ जाएगा आपका 4 और ये आपका आएगा 5। तो यहाँ मिडिल टर्म्स 2 होनी थी, फोर्थ टर्म एंड 5th टर्म। कब, जब आपके पास n जो है वो क्या होता, n आपके पास अगर 7 होता। अगर आप अब यहाँ पे n आपके पास क्या है, n आपके पास 6 है, तो आपकी जो मिडिल टर्म है वो कौन सी, फोर्थ टर्म जो है, फोर्थ टर्म मिडिल टर्म होगी। और ये वाली जो है, इसमें फोर्थ और फिफ्थ दोनों टर्म्स हैं वो क्या कहलाएंगी, मिडिल टर्म। ये मैंने आपको बताया कि इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो ये तो था कि अभी इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास फोर्थ टर्म आएगा, लेकिन अगर यहाँ n 6 की जगह 7 8 9 कुछ भी अगर और आ जाए, तो ये मेथड है, उस मेथड के थ्रू आप इसकी मिडिल टर्म्स बता सकते हैं कि इसकी मिडिल टर्म जो है वो कौन सी होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अगर n = r हो जाए तो NCR का जो है वो फार्मूला क्या होगा। तो ये किस चीज़ के, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो NCR है इसको कम्बिनेशन बोलते हैं, इसका फार्मूला जो है वो क्या होगा। इसका फार्मूला होता है आपके पास n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n - r का फैक्टोरियल, ये कम्बिनेशन का फार्मूला है। अब यहाँ पे n और r दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे NCN = n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल n - n फैक्टोरियल। तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका n फैक्टोरियल, नीचे आपका आ जाएगा n फैक्टोरियल, n में से n निकालेंगे तो 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल जो होता है वो आपके पास हमेशा 1 ही आता है। तो ऊपर क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल। इसका आंसर क्या आया आपके पास, 1 आया। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया आपके पास, 1 आ गया। तो इसको बोलते हैं हम कम्बिनेशन। तो ये कम्बिनेशन का ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले के तहत वो कुछ भी पूछ सकता है, जो भी पूछेगा हम उसको हल करके यहाँ जो है वो सॉल्व कर देंगे।